सभी बच्चों को गुड इवनिंग। आ जाइए भाई। बहुत बहुत सभी पढ़ेंगे। आपको बता दें, सारी चीज़ें आपके एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। नंबर 1 क्या पढ़ने वाले हैं? साइमन कमीशन, गठन, उद्देश्य, महत्व, भारत आने का कारण, विरोध, ये सारी चीज़। इसके बाद में हम लोग पढ़ने वाले हैं, पहले आपको बता देते हैं भगत सिंह के बारे में, है ना। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं गोरखपुर चौरी चौरा कांड के बारे में। इसके बाद में हम लोग पढ़ने वाले हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। इसके बाद में हम लोग पढ़ने वाले हैं रॉलेट एक्ट के बारे में। इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे बंगाल विभाजन वगैरह, है ना। ये सारी चीज़ें हम लोग आज पढ़ेंगे सेशन में, और बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है ये। यहाँ पर आपको बहुत आनंद भी आएगा, इस प्रकार से आपको पढ़ाया जाएगा। क्योंकि कल आपकी क्लास हम नहीं ले पाए थे, है ना। कल थोड़ा बाहर थे, एक जो तिरवा में बोर्ड लगा हुआ था उसको हमको दूसरी जगह करना था शिफ्ट, है ना। तो इसलिए थोड़ा बाहर थे, आपकी क्लास ले नहीं पाए, घर पे थे नहीं, तो क्लास तुमने लगा दी थी। क्योंकि तिरवा में अब हमारी ऑफलाइन कोचिंग खुल रही है ना। तो वहाँ पर हम आपको देखने को मिला करेंगे, डेली क्लास हमारी नहीं हुआ करेगी, कभी कभी हमारी क्लास वहाँ पर देखने को मिलेगी। मतलब जिस हिसाब से टर्न वाइज जो कुछ भी होगा वो हो जाएगा। और जो लोग तिरवा के आसपास के हैं आपको बता भी दिया जाएगा, जहाँ पे जीनियस कंपटीशन चलता था वहाँ पर कोचिंग खुलेगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ उस कोचिंग में, लेकिन अभी आपको टेट और सीटेट के बारे में ही पढ़ाया जाएगा, बाद बाकी और कुछ नहीं पढ़ाया जाएगा, है ना। चलो भाई, क्लास को स्टार्ट करने से पहले सभी लोग एक बार सेशन को ज्वाइन कर लें भाई। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से यही कहेंगे, सभी लोग क्लास को शेयर कर दें, फिर जो है हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है भाई। चलिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं साइमन कमीशन का गठन, उद्देश्य, महत्व और भारत आने का कारण और इसका विरोध, ठीक है। चलिए भाई, देखो साइमन कमीशन जो था, आप सभी को, काफ़ी लोगों को पता भी होगा और काफ़ी लोगों को शायद ना पता हो साइमन कमीशन के बारे में। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं, है ना। चलिए देखो, साइमन कमीशन का जो गठन था 1928 को भारत आने का कारण था। इसके बारे में हम लोग डीपली पढ़ेंगे बेसिक से। साइमन कमीशन का गठन इसलिए हुआ क्योंकि 1919 के अधिनियम में यह पहले से ही वर्णित था। क्यों हुआ? जो 1919 यानी 1919 है ना, इसमें ये पहले से ही कह दिया गया था साइमन कमीशन के बारे में। दूसरी चीज़, एक चीज़ आपको और बता दें, आप सभी लोग ये तो जानते ही होंगे कि जो 1919 है इसमें आपका एक चीज़ और हुआ था, क्या पता होगा आप सभी को? वो ये था जलियांवाला बाग हत्याकांड, अमृतसर 1919, है ना। तो आप सभी लोग इसको जानते ही होंगे, पहले से ही परिचित होंगे इस सन से। तो आगे चलते हैं। बड़ी था कि 10 वर्ष बाद एक आयोग इस अधिनियम के द्वारा सुधार का अवलोकन करेगा, परंतु ब्रिटिश सरकार आंदोलन को देखते हुए यह आयोग 8 नवंबर 1927 में ही गठित कर भारत भेजा। कब भेजा? 1927 में गठित करके भारत में भेज दिया, ठीक है। कब? 1927 में। 3 फरवरी 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया तो जगह जगह इसका जबरदस्त क्या हुआ, विरोध भी होता है, ठीक है। साइमन वापस जाओ के नारे लगे। जब ये 1928 में आया तो इसका भाई जगह जगह विरोध हुआ, जैसे आजकल भी होता है। जब जीएसटी आया था तो कई बड़े बड़े लोगों ने विरोध किया था, है ना। जब आपका नोटबंदी हुआ तभी भी कई लोगों ने कहा कि कुछ नहीं बताया गया। इसी प्रकार पहले भी था, अंग्रेजों का सरकार था, अंग्रेज हमारा देश चला रहे थे, है ना। हर हर महादेव, घर घर महादेव। तो ये विरोध भी हुए कि भैया साइमन कमीशन वापस लो, साइमन कमीशन वापस लो, ये नारे लगे। फिर क्या होता है, भारतीयों ने इसका कड़ा विरोध इसलिए किया क्योंकि इस आयोग के गठन में पहले आश्वासन दिया गया था कि इसमें भारतीयों को भी शामिल किया जाएगा, परंतु इसके सभी 7 सदस्य अंग्रेज थे। अब ये कहा गया कि भाई जो साइमन कमीशन था इसमें भारतीयों को भी शामिल करेंगे,
लेकिन भैया शामिल करने का क्या, इसमें 7 अंग्रेज सदस्य भी थे और अंग्रेज़ों का शासन भी था भाई 1927-28 में। 1947 में देश आज़ाद हो पाया, है ना। 1947 तक लगभग 46-47 तक तो अंग्रेज़ों का राज्य चलता ही रहा खींचतान के। हाँ ये है कि 1900 के बाद खींचतान के राज्य चला। 1900 के बाद नहीं कह सकते, 1920 के बाद जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, इसके बाद में खींचतान के ही चल रहा था। 15-20 साल खींचतान के ही चला जैसे चला। फिर 1947 में अंग्रेज़ों को पलायन करना ही पड़ा, है ना, जिससे भारतीयों को लगा कि ये हमारा का पक्ष नहीं लेंगे, है ना। भारतीय ये सोच रहे थे कि भैया ये हमारा पक्ष नहीं लेंगे। सीधी सी बात है, जो अंग्रेज़ हमारे उसमें सदस्य बनाए गए कमेटी में, तो सभी को पता है कि भैया अंग्रेज़ अगर होंगे, है ना, तो अंग्रेज़ तो सीधी सी बात है भाई हमारा पक्ष नहीं लेने वाले। क्यों लेंगे वो पक्ष? अंग्रेज़ तो यही चाहते ही हैं कि हमको शासन ही करना है यहाँ पे, है ना। इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। कौन थे? सर जॉन साइमन, जिससे साइमन कमीशन आयोग के नाम से जाना गया। ठीक है। दिसंबर 1927 के मद्रास कांग्रेस अधिवेशन में M.A. अंसारी की अध्यक्षता में इस आयोग का बहिष्कार हुआ। साथ ही संपूर्ण भारत में हिंदू महासभा तथा मुस्लिम लीग ने भी कांग्रेस का समर्थन किया। किसने किसने किया? हिंदू महासभा के द्वारा समर्थन किया गया, कांग्रेस के द्वारा समर्थन किया गया। ठीक है भाई। इसके बाद वहीं दूसरी ओर मद्रास की जस्टिस पार्टी, पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी ने इसका समर्थन किया, है ना। ये जो मद्रास की, पंजाब की पार्टियां थी, इनके द्वारा भी इसका समर्थन किया गया। भाई सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। एक बार अगर आपका मर्जी हो तो सेशन को शेयर कर दो, क्योंकि आज सेशन जो है लघु उत्तरीय प्रश्नों का है, लॉन्ग आंसर प्रश्नों का है, जिसमें हम लोग बिल्कुल बेसिक से चीज़ों को देख रहे हैं। इससे अगर आपको जो शॉर्ट टर्म वाले क्वेश्चन होते हैं वो भी कर पाएंगे, जो आपके आप ये कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होते हैं वो भी कर पाएंगे। ये सेशन पढ़ने के बाद आपको जितने भी चीज़ें पूछी जाती हैं, जलियांवाले बाग हत्याकांड से जुड़ी हुई, साइमन कमीशन से जुड़ी हुई, है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन से जुड़ी हुई, ये जितने भी भगत सिंह से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें आपसे ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे तब भी आप कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को इसीलिए ये चीज़ हमने बेसिक से पढ़ाई, हमने देखा कि यार ये सारे प्रश्न आपसे पूछे जा चुके हैं पेपर में और सारे के सारे इम्पोर्टेंट भी हैं, तो फिर आपको बेसिक से ही पढ़ा दिया जाए, जिससे आपके तीनों टाइप कंप्लीट होंगे। क्योंकि आपसे ये पूछ लिया जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि साइमन कमीशन भारत कब आया, साइमन कमीशन में अंग्रेज सदस्यों की संख्या कितनी थी, है ना, पूछा जा सकता है ना, तो आप तभी तो कर पाएंगे। या आपसे आ गया कि साइमन कमीशन को व्याख्या सहित लिखिए, या साइमन कमीशन क्या था, ये क्यों आया भारत लिखिए, तो फिर लॉन्ग आंसर में लिखना पड़ेगा। तो दोनों प्रकार से क्लियर होगा। आगे चलो। साइमन कमीशन के विरोध में तीव्र प्रतिक्रिया हुई, यानी बहुत जोरों से इसका विरोध होने लगा। उसका बहिष्कार जोर शोर से हुआ। लखनऊ में जवाहरलाल नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत को पुलिस ने पीटा और साथ ही पुलिस की बर्बरता से लाला लाजपत राय इतने घायल हो गए कि उनकी मृत्यु तक हो गई थी। अब देखो, अभी तक आपको शायद नहीं पता होगा, लाला लाजपत राय जैसे महापुरुष इसमें क्या हो गए थे, घायल भी हो गए थे, है ना, और घायल होने के बावजूद उनकी मृत्यु भी हो गई थी। ठीक है। इसके बाद में गोविंद वल्लभ पंत, जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, है ना, इनकी भी मतलब वहाँ पर पिटाई हुई जब इन्होंने बहिष्कार जोर शोर से किया। ठीक है भाई, लखनऊ में। आगे चलो भाई। सभी विरोध के बावजूद इस कमीशन ने अपना काम किया और अवलोकन के बाद एक रिपोर्ट तैयार की, जिसे साइमन कमीशन की रिपोर्ट कहा गया। यह रिपोर्ट 1931 में प्रकाशित हुई, जिसमें निम्न प्रावधान थे। क्या क्या प्रावधान थे भाई, आप लोग देखेंगे यहाँ पर क्या है, प्रावधान देख लो। इसमें रिपोर्ट में प्रावधान क्या क्या दिए गए। नींद आ रही है भाई, इतनी जल्दी अगर नींद आ जाएगी आकांक्षा तो कैसे काम चलेगा। देखो, प्रांतों के लिए पूर्ण उत्तरदायित्व शासन की सिफारिश की गई। विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों को पुलिस तथा न्याय का नियंत्रण हस्तांतरित कर दिया जाए, ये किया गया। एक विधानमंडलों के लिए विस्तृत मताधिकार की सिफारिश, केंद्रीय मंत्रिमंडल पर ब्रिटिश अपना नियंत्रण रखे, इस चीज़ के भी बारे में विवरण दिया गया।
भारतीय रियासतों से गहरे संपर्क हेतु अखिल भारतीय संघ की योजना का भी प्रस्ताव किया गया। ठीक है, जो भारतीय रियासतें हैं, जो पुरानी रियासतें हैं राजा रड़वाड़ों की, उन पे भी क्या किया गया, भारतीय संघ की योजना का एक प्रस्ताव बनाया गया, है ना। आगे चलो भाई, आगे देखते हैं क्या आता है। आगे बात आती है भगत सिंह के बारे में। भगत सिंह का तो नाम सभी लोग जानते हैं, वीर सपूतों में गिना जाता है। इनको लोग जीवन पर्यंत याद रखेंगे, है ना। ये एक ऐसे शेर थे अपने देश के जिसको लोग जीवन पर्यंत भूल नहीं पाएंगे। ठीक है, तो भगत सिंह के बारे में हम लोग जानते हैं। इनको फांसी की सज़ा हो गई थी सैंडर्स की हत्या के जुर्म में। साथ ही साथ असेंबली में बम फेंकने की वजह से इनके साथ में कौन कौन था जब भगत सिंह जी ने बम फेंका था? तो एक तो भगत सिंह जी ही थे, है ना, एक राजगुरु थे और एक सुखदेव थे। ये 3 लोग थे, है ना। इन तीनों लोगों को साथ में ही एक ही दिन फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। एक ही दिन तीनों लोगों को फांसी दी गई थी। तो इनकी कहानी तो सभी ने पढ़ाई होगा। बचपन में हमने भगत सिंह वाला नाटक किया था। क्या किया था? नाटक। बहुत पहले, बहुत पुरानी बात है, 10th या 9th की बात होगी, है ना। तो हमारे स्कूल में नाटक नहीं होता है 26 जनवरी 15 अगस्त को, तो बचपन में किए थे हम। चलो भाई देखो, भगत सिंह की फांसी की सजा का कारण 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया तो जगह जगह इसका विरोध हुआ। साइमन वापस जाओ के नारे लगे। अक्टूबर 1928 को जब साइमन लाहौर पहुंचा तो उनके विरोध के दौरान लाला लाजपत राय घायल हो गए, जिससे उनकी 1928 नवंबर में मृत्यु भी हो गई। उनकी मृत्यु से क्या हुआ? क्रांतिकारी का खून खौल उठा। जो जितने भी क्रांतिकारी थे, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे, इन सभी लोगों का क्या हुआ? खून खौल उठा। चंद्रशेखर आज़ाद जैसे। तो इन्होंने क्या किया? अंग्रेज अधिकारी जो था सैंडर्स, उसकी हत्या कर दी। असेंबली में ही बम फेंक दिया और उसकी हत्या कर दी। इस हत्या को भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु ने अंजाम दिया। इस हत्याकांड से क्रांतिकारी बच निकले, परंतु इसके कारण आम जनता को परेशान किया गया। जब उसकी हत्या हो गई सैंडर्स की, तो आम जनता को वो लोग परेशान करने लगे, क्योंकि अंग्रेजी हुकूमत थी। तो जब आम जनता परेशान हुई तो पुलिस का ध्यान भटकाने के लिए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन ने असेंबली बम कांड किया। असेंबली में बम कांड कर दिया, क्योंकि सैंडर्स की हत्या के बाद यह भावना फैल गई कि क्रांतिकारी भूमिगत निकल भागते हैं और अत्याचार जनता को भुगतना पड़ता है। अतः निर्दोष जनता की सहायता करने के लिए 2 सदस्यों को अपराध कर गिरफ्तार करने के लिए भेजने का निर्णय किया गया, जिसमें भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को चुना गया। किस किस को भेजा गया? भगत सिंह जी को भेजा गया और बटुकेश्वर दत्त जी को भेजा गया। इन लोगों को भेज दिया गया। इन्होंने क्या किया? 1929 में गवर्नर जनरल द्वारा लोक सुरक्षा विधेयक तथा व्यापारी विवाद अधिनियम विरोध के बावजूद पास किया गया, जिसका विरोध दिखाते हुए तथा सरकार का ध्यान अपनी ओर करने के लिए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को 2 बम और कुछ पर्चे फेंके। 2 बम और फेंक दिए और कुछ पर्चे और फेंक दिए 8 अप्रैल 1929 को। ठीक है, 8 अप्रैल 1929 का दिन था। अब देखो, पर्चों में लिखा था, बहरों को सुनाने के लिए धमाकों की आवश्यकता होती है तथा क्रांति जिंदाबाद। ये लिखा हुआ था पर्चे में। इस घटना को असेंबली बम कांड के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? असेंबली बम कांड के नाम से इस घटना को जाना गया। तो आप सीधी सी भाषा में याद रखेंगे कि भगत सिंह जो थे, इन लोगों ने चंद्रशेखर आज़ाद, बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह जैसे वीर सपूतों ने सैंडर्स की हत्या की। इसके बाद में असेंबली में बम फेंका। मतलब मोटा मोटी आप लोग चीज़ों को याद कर लेंगे। ज़रूरी नहीं कि इतना पूरा आप लिखते घूमें, नहीं, आप मोटा मोटी याद करिए कि किन 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 लोगों ने बम फेंका, किन किन लोगों ने सैंडर्स की हत्या की, कब की। इतना। इनकी इच्छा किसी की हत्या नहीं थी। वह केवल फ्रांसीसी विप्लव के कथन बहरों को सुनाने के लिए अत्यधिक कोलाहल करना पड़ता है को सत्य करना चाहते थे कि भैया बहरों के कान जो होते हैं सुनने के लिए होते हैं, ये बताना चाहते थे, क्योंकि वो लोग किसी की सुनते ही नहीं थे। भाई उनकी हुकूमत थी, उनको अपनी चलानी रहती थी, जनता की सुनते नहीं थे। तो इन लोगों का उद्देश्य किसी की हत्या करना नहीं था। इन लोगों का उद्देश्य ये था कि भैया जनता की भी सुनो, तुम नहीं सुन रहे हो, है ना। इसलिए बम फेंका। दोनों ने भागने के बजाय गिरफ्तारी देने का निर्णय लिया।
मतलब इन्होंने भागना निश्चित नहीं किया, इन्होंने कहा कि भैया गिरफ्तारी दे दो, पर उन्होंने आजीवन कारावास सुनाया गया क्योंकि इस कांड में उन्हें फांसी नहीं दी जा सकती थी। परंतु ब्रिटिश सरकार को मुखबिर से लाहौर बम बनाने के कारखाने गुप्त केंद्र तथा सैंडर्स हत्या में शामिल होने की जानकारी हुई कि सैंडर्स की हत्या में भगत सिंह भी शामिल थे। अब उनको ये जानकारी मिल गई कि भैया सैंडर्स हत्या में भगत सिंह भी शामिल हैं। वैसे इनको क्या हुआ था, आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई थी, लेकिन जब ये जानकारी हुई कि भैया भगत सिंह शामिल थे तो फिर इन्होंने क्या किया, उनको मृत्युदंड सुना दिया। अब अगर आजीवन कारावास इनको हो जाता तो मुश्किल से कितने दिन सजा काटनी पड़ती, 28-29 के बाद में 30, 10, 40, 47, 17-18 साल सजा काटनी पड़ती। आराम से जेल से बाहर आ जाते, जब देश आज़ाद होता, अंग्रेजी हुकूमत ख़त्म होती, जेल से बाहर आ जाते। और आ भी गए होंगे जो घर अपने हिंदुस्तानी कई सारे जेल में होंगे, जब देश आज़ाद हो गया होगा तो सारे हिंदुस्तानियों को निकाल दिया गया होगा, क्योंकि उन्होंने कोई गलत काम तो किए नहीं थे, उन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी, उसी में तो जेल में अंदर थे। जो भी लड़ाई लड़ता था अंग्रेज़ों के विरुद्ध में, उसको अंग्रेज जेल में डाल देते थे, है ना। लेकिन इन्होंने फिर क्या किया, जब सैंडर्स की हत्या का उनको साक्ष्य मिला तो उन्होंने इनको मृत्युदंड सुना दिया। अब जब मृत्युदंड सुना दिया तो फिर इसके आगे क्या होता है देखते हैं। फलस्वरूप भगत सिंह को फांसी की सजा इसलिए क्योंकि इन पर लाहौर षड्यंत्र 1929 के तहत मुकदमा चलाया गया, और सुखदेव और राजगुरु के साथ भगत सिंह को भी 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा दी गई। कब? 23 मार्च 1931 को। इस घटना से समस्त भारत में क्रांति कमजोर पड़ने के बजाय और अधिक उबल पड़ी। अब देखो, जब उनको फांसी की सजा हो गई तो अपने भारत में क्रांति की लहर कमजोर नहीं पड़ी, और उबाल आ गया लोगों में कि ऐसा कैसे हुआ, है ना। और लोगों में उबाल आया, और मतलब बहुत भयंकर तरीके से लोग उतर पड़े थे, है ना। अब देखो, गोरखपुर चौरी चौरा कांड, ये तो हर किसी ने सुना होगा, जो गोरखपुर का चौरी चौरा कांड था 4 फरवरी 1922, सुना है ना। बताओ किस किसने ये सुना है, गोरखपुर चौरी चौरा कांड सुना है। चलिए भाई आगे चलते हैं। चौरी चौरा कांड की अगर हम लोग बात करें तो 5 फरवरी 1922 उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर शासन के अत्याचारों से पीड़ित होने के कारण हजारों लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। अच्छा, भगत सिंह के बारे में पढ़ा, इसके लिए एक जानकारी के लिए आपको ये भी बता दें, कई लोग इसके पीछे ये भी बताते हैं कि महात्मा गांधी जी अगर चाहते तो वो जेल से मतलब फांसी की सज़ा ना भी होती भगत सिंह को, तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। अब आप बताओ, अंग्रेज़ों की हुकूमत है, अब वकील थे महात्मा गांधी जी, एक मतलब LLB किए हुए थे, ला पढ़े हुए थे, ला की पढ़ाई, तो वो एक वकील थे पेशे से। तो ऐसा नहीं था कि उनकी बात मान ली जाती, असंभव था, क्योंकि भाई जहाँ पर हुकूमत अंग्रेज़ों की हो वहाँ पर हिंदुस्तानी वकील की बात क्या मान ली जाएगी, नहीं मानी जाएगी। जो लोग ये सोचते हैं वो गलत सोचते हैं कि महात्मा गांधी चाहते तो बचा लेते, ऐसा बिल्कुल गलत सोचते हैं, क्योंकि वो नहीं बचा सकते थे। भाई हिंदुस्तानी वकील की मान रहे होंगे, नहीं मानते होंगे, महात्मा गांधी जी की एक ना चली होगी। देखो कुहू जी भी कह रहे हैं गांधी जी चाहते तो बचा लेते, उन्होंने भैया पूरी कोशिश की। अगर आप महात्मा गांधी की बुक को पढ़ेंगे, हमारे कॉलेज में हमने BGM से फॉर्म लिया था और गिरीशानंद से फिर हम पढ़े थे, तो दोनों हमारे यहाँ डिग्री कॉलेज जिससे हम पढ़े थे वहाँ पर महात्मा गांधी की बुक मिलती है। आप जैसे एडमिशन कराएंगे गिरीशानंद में, हमारे तिरवा में है, जो लोग अगर कोई यहाँ तिरवा से वो जानता होगा, वहाँ पर क्या होता है, बुक मिलती है गांधी जी के बारे में, तो मेरे पास है, हमने उसको पूरा पढ़ा था। तो गांधी जी ने पूरी कोशिश की थी बचाने की, पर अंग्रेज़ों के आगे उनकी चली ही ना थी, है ना, अंग्रेज़ों ने चलनी ही ना दी। चलो भाई आगे चलते हैं। इस प्रदर्शन में गोलियां चली, इसमें कई निर्दोष व्यक्ति मारे गए। इससे गुस्साई भीड़ ने पुलिस वालों को चौकी में बंद करके आग लगा दी, जिसमें 21 सिपाही जिंदा जल गए। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के इतिहास में यह घटना चौरी चौरा कांड के नाम से दर्ज हो गई, है ना। भारतीय इतिहास में इसको चौरी चौरा कांड के नाम से जाना गया। आगे चलो, चौरी चौरा जो कांड था, इसके परिणाम स्वरूप तत्कालीन चल रहे असहयोग आंदोलन का रुख भी बदल गया।
अहिंसा के पुजारी गांधी जी इससे बहुत ज़्यादा दुखी हुए। फलस्वरूप उन्होंने 19 फरवरी 1922 को तमाम विरोध के बावजूद असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। इससे शीघ्र ही एक सफल आंदोलन असफल हो गया। अब देखो, सफल आंदोलन था ये, लेकिन ये भी असफल होगा, ये पूरा हिंदुस्तान बोलता होगा। हाँ भाई गुरुजी, ये पूरा हिंदुस्तान बोलता है, उसमें कुछ लोग, चंद लोग हैं जो नहीं बोलते हैं। ये कानों से सुना हुआ ज्ञान बोलता है, पढ़ा हुआ ज्ञान ये आज भी नहीं बोलता है। अगर आप हमारी बात माने तो जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है, जो लोग स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, वो आज भी नहीं मानते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे जो बाबा थे वो खुद एक स्वतंत्रता सेनानी थे, उनको मेंबर के नाम से जाना जाता था। उनका भी स्वतंत्रता सेनानियों की लिस्ट में नाम है, जहाँ पर लिस्ट लगी होगी स्वतंत्रता सेनानियों की तो आपको मेंबर के नाम से मिल जाएगा। तो हमारे बाबा भी स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, उनसे भी हमने कई सारी कहानियाँ सुनी हैं। लोग नहीं मानते हैं, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिन्होंने पढ़ा है, वो ये नहीं मानते हैं, लेकिन और पूरा हिंदुस्तान यही मानता है ना। तो इसलिए आपको भी हमने बता दिया, महात्मा गांधी के नाम से बुक आती है, उसको आप पढ़िए, उसमें पूरा विवरण दिया है जो भी कुछ घटित हुआ देश आज़ाद होने से पहले। अब देखो क्या हुआ, ये सफल आंदोलन था आपका सहयोग आंदोलन, लेकिन फिर भी ये कैसा हो गया, असफल हो गया, जो महात्मा गांधी जी चला रहे थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, जनरल डायर, ठीक है भाई। तो 13 अप्रैल 1919 की बात करें, जनरल डायर, यहाँ पर क्या है देखते हैं सभी लोग। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो था, इसका कारण क्या था, रौलेट एक्ट के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के जलियांवाला बाग लोग एकत्रित होकर हिंसात्मक सभा कर रहे थे। कैसी सभा कर रहे थे, हिंसात्मक सभा कर रहे थे। यह बैसाखी का दिन था, जो पंजाब में फसल कटाई से महत्वपूर्ण दिन माना जाता है ना। अब आप ऐसे मान सकते हो, अपने देश को आज़ाद कराने के लिए कितने सारे आंदोलन किए गए, कितना सारा फौज इकट्ठा किया गया। सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने आईएएस की परीक्षा पास की, फिर भी देश से भागते रहे। आप सोचो, हिंदुस्तानियों की चलती कहाँ थी। सुभाष चंद्र बोस का नाम सभी ने सुना होगा, वो सबसे पहले हिंदुस्तान में उन्होंने ही आईपीएस की परीक्षा पास की थी हिंदुस्तान में। फिर भी वो अपने देश से भागते रहे, कहीं सिंगापुर, कहीं। ये चीज़ आप सभी लोग जानते हैं, जबकि वो एक आईपीएस थे, है ना। क्यों? क्योंकि हुकूमत किनकी थी, अंग्रेजों की थी, इसलिए। आगे चलो भाई, जलियांवाला बाग जो है, ये स्वर्ण मंदिर के निकट एक खाली स्थान था। इसके 3 ओर मकान, एक ओर से रास्ता था। 3 ओर से इसके मकान थे और एक ओर से क्या था, रास्ता था। आगे चलो, यहाँ बैसाखी का जलसा आयोजित था तथा साथ ही यहाँ रौलेट एक्ट की निंदा भी की जा रही थी। इसी समय जनरल डायर वहाँ पहुँचा और घेराव कर बिना किसी चेतावनी दिए सीधे गोली मारने का आदेश देता है, जिसके बाद पुरुष स्त्री समेत कई लोग, कई बुजुर्ग और बेगुनाह बच्चों की मौत हो जाती है ना। यहाँ पर भगत सिंह जी भी मौजूद थे, एक छोटे बच्चे के रूप में। उन्होंने ये नज़ारा अपनी आंखों से देखा था, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उन्होंने ये नज़ारा अपनी आंखों से देखा था। ठीक, किसने? भगत सिंह जी ने, ठीक है। तो यहाँ पर जब सीधे गोली चलाने का आदेश दे दिया तो भैया कई बेगुनाह मारे गए। अब बताओ, अब अंग्रेजों की हुकूमत थी तभी तो डायरेक्ट सीधी गोलियां चलाएं। बुजुर्गों ने क्या बिगाड़ा था, बेगुनाह बच्चों ने क्या बिगाड़ा था, कुछ भी नहीं बिगाड़ा था। उनके ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी, है ना, मौत के घाट उतार दिया सभी को। ब्रिटिश अधिकारी द्वारा किए गए इस नरसंहार को जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से आज भी याद किया जाता है। इस घटना ने क्रांतिकारी राष्ट्रवाद को तेजी से बढ़ावा दिया। जब ये घटना हुई जलियांवाला बाग हत्याकांड की, तो बहुत तेजी से क्या हुआ, क्रांतिकारियों का बढ़ावा हुआ। बहुत सारे क्रांतिकारी उतर के आए, है ना, बहुत सारे स्वतंत्रता संग्रामी उतर के आ गए इसमें। जैसे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर जैसे, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग भी इसमें शामिल हो गए। बहुत सारे लोग, बहुत सारे बड़े बड़े क्रांतिकारी आए जिन्होंने योगदान दिया अपने देश को आज़ाद कराने में, है ना। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, इससे पहले कोई दिक्कत नहीं थी भैया, तुम लोग अंग्रेज लोग
हम लोगों से काम करवाते थे, हम लोग को खाना देते थे, रोटी कपड़े के लिए पैसे थोड़े बहुत मिल जाते थे, तो चल रहा था आराम से। लेकिन जब बेगुनाहों को मारा गया, बेगुनाहों को मारेंगे तो भैया सीधी सी बात है, खून तो खौल उठेगा। जो नए खून के लोग होंगे उनका तो खून खौलेगा, सीधी सी बात है। और जब खून खौलेगा तो फिर क्या हुआ, यही हुआ, कई सारे क्रांतिकारी आ गए सामने। रौलेट एक्ट के परिचय के बारे में अगर पूछा जाए तो इसको जानते हैं थोड़ा। रौलेट एक्ट क्या था? सर सिडनी रौलेट ब्रिटिश न्यायाधीश थे। कौन थे? सर सिडनी रौलेट जो थे ये ब्रिटिश न्यायाधीश थे। इनकी अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने 1919 में रौलेट एक्ट पारित किया था, इन्हीं के द्वारा। ठीक है। रौलेट एक्ट का सरकारी नाम था अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919। यानी जो क्रांतिकारी लोग आए थे, क्रांतिकारी कई सारे उतर के आ गए। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ तो कई सारे नए क्रांतिकारी बने। इसी रौलेट एक्ट को फिर पारित कर दिया गया। इसी के तहत भगत सिंह को आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई गई थी, है ना। फिर आगे चल के सैंडर्स की हत्या के जुर्म में इनको मृत्युदंड भी दे दिया अंग्रेजों ने, जैसा कि अभी आप पीछे पढ़ के आए भी, आपको याद भी होगा। तो ये जो अधिनियम था, ये रौलेट एक्ट का सरकारी नाम था अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1990। ठीक है। अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम इसको बोला गया, रौलेट एक्ट को। तो इसको तो हर कोई जानता होगा। जानते हो या नहीं जानते हो बताओ? एक बार भाई लाइक कर लो जिसने क्लास को लाइक ना किया हो। अब देखो रौलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था। यह अधिनियम सर सिडनी रौलेट द्वारा भारतीय गतिविधियों को रोकने तथा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय जन आंदोलन को कुचलने के लिए लाया गया था। किस लिए लाया गया था? सर सिडनी रौलेट द्वारा भारतीय गतिविधियों को रोकने तथा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय जन आंदोलन को कुचलने के लिए लाया गया था। ठीक है। क्या? रौलेट एक्ट। रौलेट एक्ट द्वारा राजद्रोहात्मक गतिविधियों को संदेह में किसी भी व्यक्ति को मुकदमा चलाए बिना बंदी बनाने का अधिकार प्राप्त होता था। मतलब मुकदमा चलाना है कि नहीं चलाना है ये कोई डिसाइड नहीं था। बिना मुकदमा चलाए उसको आप बंदी बनाइए और जेल में डालिए। ठीक है। बिना कुछ करे, जिसे भारतीयों ने कड़ा विरोध करते हुए काला कानून की संज्ञा दे दी। इसको क्या कहा गया? काला कानून भी कह दिया गया कि भैया अगर कुछ मुकदमा भी नहीं चला रहे हो, मुकदमा चलाओगे कम से कम ये तो है हम जमानत करा लेंगे, कम से कम हमारे समक्ष कोई वकील खड़ा होगा, बहस करेगा हमारे लिए। वो भी कुछ नहीं था, ना कोई तारीख का झंझट ना किसी का झंझट। सीधे पकड़ो कोई भी व्यक्ति को जिस पर संदेह हो, भले वो कुछ ना करता हो, सिर्फ संदेह हो जाए कि हाँ फलाने व्यक्ति ने ऐसा ऐसा किया, चलो डाल दो जेल में, है ना। ये हो रहा था। इसके विरुद्ध ये कानून बनाया गया जिसको भारतीयों ने काले कानून के नाम से जाना। अब हम लोग जानते हैं, बंगाल विभाजन की बात करते हैं 1905 की, लॉर्ड कर्जन के बारे में। ठीक है। बंगाल विभाजन क्या था, कैसे हुआ, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। देखो बंगाल विभाजन 1905 की अगर हम लोग बात करें तो इसमें क्या कुछ चीजें देखने को हमको मिलेंगी। लॉर्ड कर्जन द्वारा किए गए सबसे घृणित कार्य
चलो भाई, वो बात ये थी कि यार बैटरी ख़त्म हो गई थी, चार्जर लगा नहीं था, है ना, तो वो स्विच ऑफ हो गया, फिर ये दिक्कत हो गई थी। अगर बैटरी होती तो स्विच ऑफ नहीं होता, बैटरी थी नहीं इसलिए वो स्विच ऑफ हो गया। चलो खैर, स्टार्ट हो गया है, चल रहा होगा, है ना। हम लोग थे बंगाल विभाजन पर। लॉर्ड कर्जन द्वारा किए गए सबसे घृणित कार्यों में से एक था बंगाल विभाजन। ठीक है, यह विभाजन बंगाल और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कड़े विरोध के बावजूद 20 जुलाई 1905 को किया गया। बंगाल प्रेसिडेंसी तत्कालीन सभी प्रेसिडेंसियों में सबसे बड़ी थी। इसमें पश्चिम और पूर्वी बंगाल यानी बांग्लादेश सहित बिहार, झारखंड और उड़ीसा भी शामिल था। जो पश्चिम बंगाल के साथ साथ जो पूर्वी बंगाल है उसको बांग्लादेश के नाम से हम लोग जानते हैं ना। हाँ, और जो पश्चिम में पड़ता है पूर्वी बंगाल से पश्चिम की दिशा की ओर, उसको पश्चिम बंगाल यानी अपना राज्य है। हमारे देश से ही कट के बांग्लादेश बना, हमारे देश से ही कट के पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, ये सब हमारे देश के ही हिस्से हुआ करते थे एक समय पहले। बहुत बड़ा हमारा देश था, है ना। चलो, इस विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल और असम को मिलाकर एक नया प्रांत बना जिसकी राजधानी ढाका बनाई गई। ठीक है, तथा दूसरे भाग में पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार शामिल किए गए। एक भाग में किस किस को, पूर्वी बंगाल को और असम को शामिल कर लिया गया। ठीक है, जो पूर्वी बंगाल को अब हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? ये बांग्लादेश के नाम से। और इसमें असम को भी मिलाया गया जी। इसकी राजधानी ढाका बनाएगी जो कि अब बांग्लादेश की ही है सिर्फ और सिर्फ, है ना। दूसरे भाग में किसको मिलाया गया? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार को शामिल कर लिया गया। 1874 में असम अलग हो चुका था। 1874 में पूर्वी बंगाल से असम जो है वो अलग भी हो गया, क्योंकि फिर ये पूरा अपना देश स्वयं का बन गया बांग्लादेश, है ना। हाँ, फिर स्वयं का अपना देश हो गया बांग्लादेश, तो फिर असम वहां से अलग हो गया 1874 में। बंगाल का विभाजन 1905 का कारण अंग्रेजी सरकार ने बंगाल को विभाजित करने का कारण यहाँ बताया कि बड़े प्रांतों को विभाजित किए बिना इसका शासन सुव्यवस्थित रूप से नहीं किया जा सकता, जबकि विभाजन का वास्तविक कारण यह था कि बंगाल उस समय राष्ट्रीय चेतना का केंद्र बिंदु था। किसका? राष्ट्रीय चेतना का। और इसी चेतना को नष्ट करने के लिए 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की गई। किसकी? बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कर दी गई 20 जुलाई 1905 को। इस संदर्भ में क्या हुआ, जो गोपाल कृष्ण गोखले जी जे, इनके जैसे उदारवादी नेताओं को यह कहना पड़ा कि सबसे बुरी बात तो यह है कि बहुत से व्यक्ति अंग्रेजों की सत्यनिष्ठा और न्यायप्रियता में विश्वास खोने लगे हैं। इसी प्रकार तो उग्रवादी पैदा किए जाते हैं। ये किसने कहा? गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। इस प्रकार बंगाल विभाजन के दुस्साहसिक घटना ने भी उग्रपंथी आंदोलन के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किसने? बंगाल विभाजन के जो दुस्साहसिक घटना थी, इसने भी उग्रपंथियों के आंदोलन के उदय में एक अपनी भूमिका को निभाया, यानी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंततः कहा जा सकता है कि उपयुक्त कारणों के परिणाम स्वरूप अखिल भारतीय कांग्रेस में एक नए दल का उदय हुआ, जो अपनी उग्रवादी नीति के कारण इतिहास में उग्रपंथियों के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, किसमें? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नए दल का उदय होता है जिसको उग्रवादी नीति के नाम से जानते हैं। उग्रवादी नीति के नाम से ये प्रसिद्ध होता है। इसके बाद में बंगाल विभाजन 1905 का परिणाम बंग भंग आंदोलन अथवा स्वदेशी आंदोलन। इसके बारे में आ जाए तो बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप विरोध में जो आंदोलन चलाया गया उसे स्वदेशी या बंग भंग आंदोलन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वदेशी या बंग भंग आंदोलन। कोलकाता के टाउन हॉल में संपन्न सभा में प्रस्तावित स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार एवं विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार का प्रस्ताव पास हुआ। जो स्वदेशी वस्तुएं थी उनका प्रचार करो, जितनी विदेशी वस्तुएं उनका बहिष्कार कर दो। भाई, जब विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर देंगे तो कोई विदेशी वस्तुओं को लेगा ही नहीं, तो ये नियम बनाया गया। बहिष्कार आंदोलन के अंतर्गत न सिर्फ विदेशी वस्तुओं को जलाया गया बल्कि स्कूलों, अदालतों, सरकारी नौकरी, उपाधियों का भी बहिष्कार किया गया, जिसके कारण स्वदेशी हथकरघा उद्योगों में वृद्धि हो गई। अब देखो, जब विदेशी चीज़ों का आप बहिष्कार कर देंगे, विदेशी नौकरियों का बहिष्कार कर देंगे, तो सीधी सी बात है स्वदेशी जो अपने रोजगार होंगे उसमें उन्नति हो जाएगी,
हो जाएगी ना। जैसे आज अगर आप देखें दुनिया में सबसे बड़े से बड़े डॉक्टर जो हैं, अमेरिका चले जाएं, आप कहीं भी चले जाएं, जो दुनिया में बड़े से बड़े डॉक्टर हैं वो इंडिया के ही हैं। बात समझ में आई। लेकिन वो इलाज कहाँ करते हैं? अमेरिका में। अगर वही डॉक्टर अपने देश में आ जाएं तो सारी चीज़ें, सारी सुविधाएं मिलने लगें लोगों को। लेकिन नहीं, बड़े से बड़े इंजीनियर, बड़े से बड़े यूट्यूब, ट्विटर वगैरह, फेसबुक वगैरह के सीईओ सारे के सारे इंडियन हैं। गूगल, जिसको आप बाबा, गूगल बाबा के नाम से जानते हैं, इसके सीईओ भी इंडियन है, यानी भारतीय हैं। तो ऐसे आप समझ लीजिए, पुराने ज़माने में जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तो इन लोगों ने, जो हमारे देश के नागरिक थे, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो क्रांतिकारी लोग थे, इन लोगों के कहने से स्वदेशी चीज़ों को अपनाया गया। जो विदेश की चीज़ें थी इनका बहिष्कार हो गया, है ना। तो हमारे यहाँ पर जो उद्योग थे, धंधे थे, वो बढ़ने लग गए। इस आंदोलन में क्या हुआ? जमींदार, शहरी, निम्न व मध्यम वर्ग, छात्र, औरतें, लगभग सभी वर्ग जुड़ गए। वहीं दूसरी तरफ किसान एवं बहुसंख्यक मुस्लिम समुदाय इस आंदोलन से तटस्थ रहा। इस आंदोलन के प्रभाव से पहला राष्ट्रीय स्कूल रंगपुर 1905 को खोला गया तथा टैगोर ने आमार सोनार मांगला गीत लिखा, जो 1971 में बंगाल का राष्ट्रीय गीत भी बन गया। किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, जिसका नाम था आमार सोनार, जो बांग्ला गीत था, जिसको 1971 में भारत, बंगाल का एक राष्ट्रीय गीत के रूप में बना दिया गया। ठीक है, चलिए भाई, तो आज की क्लास में यहीं तक है। आप सभी लोग बताइए आज की क्लास कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेना एक बार क्लास को। सभी लोग, जिसने भी लाइक ना किया हो वो सारे लोग लाइक कर लेंगे, और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। जो भी आपके दोस्त क्लास में नहीं आ पाए तो उन तक भी ये क्लास पहुंचा देना, है ना। जितने भी दोस्त आपके हैं जो इस क्लास में शामिल नहीं हो पाए हैं, उनको भी ये क्लास आप लोग, सभी लोग पहुंचा दीजिएगा।